मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। दर्शकों, हमने अपने पहली एपिसोड में आपसे गणेश जी को मिलाया और अब इस वक्त अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये उस टीम के सदस्य हैं जिस टीम ने 1 दशक तक लगातार मुशक्कत करने के बाद आर्टिकल 370 में संशोधन करवाया और 35A को रिपील करवाया। एक लंबे समय से ये संघर्ष करते आ रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। वैसा ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ 5 अगस्त 2019 को? क्या आपको थोड़ी जानकारी थी? देखिए, ऐसा है कि एक माहौल तो बना हुआ था और बड़े सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे थे कि रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरीज बन जाएंगी, 370 चला जाएगा, 35A चला जाएगा। इस तरह की चीज़ें आ रही थी और हमको भी कुछ ना कुछ लग रहा था कुछ ऐसा होगा। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। 1 अगस्त 2019 को दैनिक भास्कर के डिप्टी एडिटर मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर में आए थे जी। उससे कुछ दिन पहले वो श्रीनगर गए थे। श्रीनगर में भी उन्होंने लोगों की राय ली थी और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में बंटी हुई राय है। कुछ लोग चाहते हैं 370 जाना चाहिए, कुछ लोग नहीं चाहते, 35A के फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है। आपका क्या कहना है? मैं उनसे सुबह मिला और मैंने उनको बोला कि इस सवाल का जवाब आप मुझे शाम को देंगे जी। सुबह मैं उनको लेके गया, हम यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर से मिले, हम वाल्मीकि कॉलोनी में गए, हम गुरखा समाज के लोगों के साथ मिले, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज के साथ मिले, जो महिलाएं जिनकी शादी जम्मू कश्मीर के बाहर हुई थी जो यहाँ पे हैं उनसे मिले, इसी तरह कुछ लीगल एक्सपर्ट से मिले। और ये जब सारा घटनाक्रम देखने के बाद शाम को जब वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने बोला, अजय जी, मेरी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं लेकिन मेरा दिल जो है रो रहा है। मेरा बस चले तो मैं अभी ऐसे काले कानून को ख़त्म कर दूं। 5 अगस्त को सबसे पहला फ़ोन उनका आया क्योंकि 3 तारीख को ये स्टोरी लगी थी और बड़े पेज पे ये स्टोरी लगी थी। पहला फ़ोन आया और उन्होंने बोला, आज तक का जो मेरा जर्नलिज्म का करियर है, सबसे अच्छी जो स्टोरी जो मुझे संतोष दे रही है वो ये है जी। तो इसी तरह का खुशी हमें भी हुई क्योंकि जैसा आपने बोला कि 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र निरंतर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इश्यूज़ को उस पर बात कर रहा है। जो मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन दशकों से जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर में चलता रहा और जो जानकारी का अभाव पूरे देश में था, उसको हम ठीक करने की बात कर रहे थे। और स्टडी सेंटर का जो मेन जो हमारा एम था वो था कि हम जो जम्मू कश्मीर को लेके सही डिस्कोर्स है वो समाज के बीच में लेके जाएं। 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं इसका श्रेय आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और प्रजा परिषद आंदोलन को देना चाहता हूं, जिन्होंने सबसे पहले इसकी नींव रखी थी और ये कहा था कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं हो सकते। 5 अगस्त 2019 को सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रजा परिषद आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों को और 15 लोग जो उसमें शहीद हुए थे देश में एक कानून के लिए और एक तिरंगे के लिए, उनको भी मैं नमन करता हूं और खुशी हो रही है। विनोद जी, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं 35 से 370 को लेके, हमें भी पता है यहाँ बड़े सारे स्टेटमेंट्स आते थे। 2002 की अगर मैं बात करूं तो फारूक अब्दुल्ला उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वो कहते थे कि आर्टिकल 370 इज टेम्परेरी, इट हैज टू गो जी। उसके बाद 2014, 15, 16 में जब वो बात करने लगे, उन्होंने कहा आर्टिकल 370 इज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड जम्मू कश्मीर। मैं लीगली बात करूंगा जी। मैं जम्मू कश्मीर के उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। यदि हम उसको पढ़ें, उसका पार्ट 2 सेक्शन 3
जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद यूनियन ऑफ इंडिया। जी। छोटी सी लाइन है, जम्मू कश्मीर इज एंड शेल बी पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जी। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय कांग्रेस और एनसी के लोगों ने मिलकर बनाया। जी। इसमें एक और सेक्शन है 147 जो कहती है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का जरूरत पड़े हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इस सेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। जी। तो उन्हीं लोगों से ये मेरा सवाल था कि वही आपका जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जी। ठीक है, और वही कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करते थे स्टेटमेंट्स देके कि ऐसा होगा तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। आज 370 जो उसका खाली पार्ट 1 अभी है, बाकी सारे खंड उसके निरस्त हो चुके हैं। जी। 35 से खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये रहेगा। जी। और मैं एक बात और कहूं कि यहाँ पे क्या चलता था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन से हो क्या रहा था कि जो पॉलिसीज बनाते थे जम्मू कश्मीर के ऊपर लोग दिल्ली में बैठ के बनाते थे, ऑब्वियसली उनको भी जम्मू कश्मीर के पूरे भूभाग की जानकारी नहीं थी। उनको नहीं पता कि जम्मू जो है लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, कश्मीर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जो लद्दाख जो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। और कश्मीर और जम्मू में अगर हमें ट्रैवल करना है गाड़ी से तो 12 घंटे लगते हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को कश्मीर के नाम से ही समझते थे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ कश्मीर में भी कश्मीर घाटी, कभी गुरेज वैली की बात नहीं आई, करना की बात। नहीं आई। जी जी जी। तो इस तरह जिसकी जानकारी ही अधूरी है जी, और जम्मू कश्मीर को लेकर जो पॉलिसीज बनेंगी तो वो कैसे सही हो सकती जी। तो ये दुर्भाग्य कहीं ना कहीं हमारा भी रहा, और इसी को लेके जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने देश भर में जानकारी ये स्टडी सेंटर जो बना, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, ये स्पेशली इसी के लिए बना था 370 में और 35 को रिपील करने के लिए। अगर ऐसा होता तो आज जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर का काम खत्म हो गया होता जी। बल्कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का काम और ज्यादा बड़ा है जी। 370 और 35 से एक हमारा पार्ट था जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र में जो हम एक्टिविटीज करते हैं या हमारे थर्स्ट एरियाज हैं, उसमें हमारा एक है लीगल स्टडीज जी, एक हमारा है जियोपॉलिटिकल स्टडीज, सिविलाइजेशनल स्टडीज, मीडिया स्टडीज, इस तरह हिस्टोरिकल स्टडीज, इस तरह 7-8 एरियाज हम आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस, फिलॉसफी, इन सभी मुद्दों के ऊपर काम करते हैं। उसमें हमारा जो लीगल स्टडीज का जो एक हमारा जो मुद्दा था वो काफ़ी हद तक अगर हम बोले तो हम उसको अचीव कर पाए हैं। हमने तो देश में जानकारी देने का काम किया था कि किस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 वर्षों से 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के लोगों का हनन हो रहा। जी अजय जी, ये बार बार कहते हैं, अपोजिशन के लोग बार बार ये कहते हैं कि असंवैधानिक तरीके से इसको हटाया गया। इसका कोई और तरीका भी था इनके पास, संवैधानिक तरीका कौन सा था? देखिए ऐसा है कि 370 जब जम्मू कश्मीर में आया उस समय की परिस्थितियां ये थी, हमको पता है कि 370 आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सटेंड करने के लिए जी। बाकी सारी जो प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने एक्सेशन किया सबने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, लेकिन उस समय वार लाइक सिचुएशन चल रही थी। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक नहीं बनी थी जी। और जम्मू कश्मीर में हमने जो 300 अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में हमने लागू करना था, और 17 नवंबर में आई थिंक 1949 में 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ा गया ताकि जो सेंट्रल लॉस है हम जम्मू कश्मीर में ला सकें। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर में बनी 1951 में, उसमें किस तरह से बनी हम सबको पता है, कैसे बाकी लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए, सब लोग उन्हीं के चुने हुए आए। तब उन्होंने एब्यूज करना शुरू किया आर्टिकल 370 का, जिससे सबसे बड़ा जो एब्यूज था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 14 मई 1954, जिसके थ्रू आर्टिकल 35 से जी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ा गया वो भी अपेंडिक्स में रखा गया जी। चलिए आपने 35 से लाया, 35 से क्या कहता था, डिफाइन करता था हमारा जो लेजिस्लेचर है उसको एम्पावर करता था कि वो परमानेंट रेजिडेंट जो हैं उसकी डेफिनेशन जो है उसको डिफाइन करे, और साथ में जो परमानेंट रेजिडेंट्स जम्मू कश्मीर के हैं उनको कुछ राइट्स दे, जिसमें 4 मुख्य राइट थे, राइट टू जॉब, सेटलमेंट राइट, प्रॉपर्टी राइट्स और स्कॉलरशिप राइट्स और किसी और तरह का गवर्नमेंट एड। साथ में ये कहता था कि वो लोग जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं वो सभी लोग इन राइट से वंचित होते हैं जी। अब विनोद जी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चालाकी आप देखिए,
54 में आप 35A ला रहे हो और बता रहे हो परमानेंट रेजिडेंट्स को ये राइट मिलेंगे जी। लेकिन परमानेंट रेजिडेंट्स को आप डिफाइन कब करते हो? जी 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हम अडॉप्ट करते हैं जी। वहां पे आप जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 सेक्शन 6 है उसमें आप डिफाइन कर रहे हो परमानेंट रेजिडेंट कौन हो। कौन कौन है? हम सबको पता है 1947 में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी यहाँ पे आए। 11 किलोमीटर सियालकोट था सुचेतगढ़ से, वो लोग यहाँ पे आए और हमारे कल्चरल टाइज, हमारा बिजनेस सब वहां पे था, रेल लाइन वहां पे थी, इसलिए वो यहाँ पे आए। इसी तरह गोरखा समाज के लोग जिनको हम कहते हैं कि बाहर से आए हैं, 1820 महाराजा गुलाब सिंह के समय से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनके लोगों ने शहादतें दी हैं, स्टेट फोर्सेस में काम किया है। 1957 में वाल्मीकि समाज के लोगों को हम खुद लेके आते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद लेके आते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टेट के जो सिविल रूल्स हैं, सिविल सर्विस रूल्स हैं, उसमें एक रूल जोड़ते हैं। वो रूल क्या था? 35B अंडर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पेज 21 पे अगर हम देखें तो रूल 35B क्या कहता था कि रिटायर्ड गुरखा और ये जो स्वीपर है वो यदि स्वीपर जम्मू कश्मीर में स्वीपिंग का काम करना चाहता है, स्कैवेंजिंग का काम करना चाहता है और वो रिटायर्ड गोरखा जो आर्मी से रिटायर्ड है चौकीदारी का काम करना चाहता है यदि, तो उसको स्टेट सब्जेक्ट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, हम रिलैक्स करते हैं। हम इंडिपेंडेंट कंट्री में, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हम फोर्स कर रहे थे सफाई कर्मचारी को, तू भाई खाली सफाई कर्मचारी का काम करेगा, कुछ और नहीं करेगा। तो इन सारी चीजों का अगर मैं बोलूं, बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, मीडिया ने भी उस तरह से इस बात को नहीं उछाला। हमारे जो एकेडमिशियंस जो रिसर्च करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई रिसर्च इन विषयों पे हुई थी। देश की राजनीति आज की डेट में वीकर सेक्शंस पे चलती है, जी बिल्कुल चलती है, शेड्यूल कास्ट पे चलती है, शेड्यूल ट्राइब पे चलती है, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग सब एससी थे, लेकिन उनको किसी भी तरह का एससी का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि उनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं था। अजय जी, आपको नहीं लगता है कि उनकी दयनीय स्थिति ने भी आपको मजबूर किया कि उनकी हालत पर स्टडी की जाए, वाल्मीकि समाज को देखा जाए, फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा, जब बाकी जितने भी समाज है जिनको जो सही मायनों में पीड़ित है, उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि आप चलिए आगे? देखिए ऐसा कि मैं अगर आपको बताऊं, मेरे घर में 2 न्यूज़पेपर आते थे जब मैं छोटा था जी। पंजाब केसरी और डेली एक्सेलसियर। उसमें जब मैं पढ़ता था तो मैं वेस्ट पाक रेफ्यूजीज का जिक्र करूंगा क्योंकि निरंतर न्यूज में पढ़ता था वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ में मैं छंब पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन इनको भी मैं देखता था और मेरे मन में आया कि मैं इनको लेके कुछ करूंगा। फिर मेरी जो अपनी एमफिल है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर डिस्प्लेस पर्सन के ऊपर ही है जी। मेरी एमफिल। और उसके बाद जब हम अध्ययन केंद्र में आए, जब 35A के बारे में हमने चर्चा शुरू की, देश में एक डिस्कोर्स खड़ा करना शुरू किया, फिर करते करते जब हमने स्टडी किया कि कौन कौन लोग हैं जिनके यहाँ पे जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, तो गोरखा समाज के लोग हमारे ध्यान में आए, वाल्मीकि समाज के लोग आए, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी तो सब लोगों को पता था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताऊंगा, इनमें भी किसी को नहीं पता था कि ये 35A के पीड़ित हैं। मुझे आज भी याद है 2015 में जब मैं गोरखा कॉलोनी जो हमारी यहाँ पे है बाहू फोर्ट के पास, वहाँ गया और वाल्मीकि कॉलोनी में गया और यहाँ हम लबाराम जी से मिले, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज। जब हमने किया कि आप लोग जो हैं वो 35A के पीरियड में वो क्या है, हमें तो यही है कि हम 370 की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते। तो 425 वर्ड्स का 370 का जो आर्टिकल था उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि 370 की वजह से आप जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकते हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। जब ये हमने लोगों को बताना शुरू किया तो लीगल फ्रेटर्निटी में भी एक डिस्कोर्स चेंज हुआ, जो पहले नहीं मानते थे कि ऐसा कुछ है, आज वो मानते हैं। और दुर्भाग्य ये भी है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट, जहां पे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ाया जाता, और आर्टिकल 370 का एक छोटा सा एन ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल 370, और किसी भी आप अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पहले 370 पे चर्चा अगर शुरू करते थे तो वो कहते थे वी आर अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, वी डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स हियर। तो ये इस तरह का दुर्भाग्य था। अब ये जानकारी जैसे ही समाज में आई, जब लोगों को पता चला, तो मैं ये कहूँगा हमने तो प्रयास किया, लेकिन अध्ययन केंद्र ने हजारों की संख्या में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें सेंटर के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूंगा, ICHR है, ICPR है, ICSSR है, IGNC है, इनके साथ मिलकर हमने अनेकों सेमिनार्स जम्मू कश्मीर के अलग अलग विषयों पे किए हैं।
जी। देश के जितने लॉ फ्रेटर्निटी के लोग हैं जाने माने, उनके साथ हमने 35A को लेकर चर्चाएं की। इन लोगों के इश्यूज को हमने उठाया। मुझे आज भी याद है फरवरी 2015 में पहला एकेडमिक सेमिनार जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर ने किया, जिसमें मैं और मेरी श्रीमती जी, उस समय हम रामनगर कैंपस में पढ़ाते थे कॉन्ट्रेक्चुअल, हमने वो ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जुलाई 2015 में पहला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में आर्टिकल 35 से अ चैलेंज टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने किया और देश के मीडिया को बताया किस तरह इन लोगों के राइट्स का हनन यहाँ पे हो रहा है। आपको याद होगा दूसरे तीसरे दिन असेंबली के अंदर जो हंगामा हुआ था, कुर्सियां चली थी, वो सारी चीजें आई थी और न्यूज़पेपर में आया था कि दिल्ली में कोई एक सेंटर है, स्टडी सेंटर है, इसको लेके ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे, हम इसको बचाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन लीगली हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लीगली सब चीजें हमारे सामने थी। अजय जी, इस सारे स्ट्रगल में आपके किन बड़े लोगों से मुलाकात हुई दिल्ली में, जो सियासी सूझबूझ भी रखते हैं और बड़े कद के लोग हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं तो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र में केवल जो एकेडमिक काम है जी, मैं उसको देखता हूँ। मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट जितने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब लोगों के साथ हम मिले हैं। यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट्स के साथ, पॉलिटिकल, देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट। मुझे आज भी याद है 2017 में जेएनयू के अंदर हमने प्रोग्राम किया और जेएनयू के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं था और जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन ने कहा कि ऐसा ह्यूमन राइट वायलेशन जम्मू कश्मीर में पिछले 70 वर्षों से हो रहा था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हम इस कॉज के लिए आपके साथ खड़े हैं। अनेकों सेमिनार्स हमने हर जगह किए। 2017 में अध्ययन केंद्र ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी 35A के पीड़ितों के ऊपर। उसमें जो इनॉग्रेशन हुआ, उसमें जगदीप धनखड़ जी, जो आज की डेट में राज्यपाल हैं, शायद कलकत्ता के कि कहाँ के राज्यपाल हैं जी, वो उसमें थे। जाने माने एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और यूनियन मिनिस्टर रहे हैं वो पहले। जगमोहन जी उसमें थे जी, सुधीर चौधरी जी उसमें थे और देश के काफ़ी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, सब लोग इसमें थे। और मैं आपको ये करूं कि निरंतर स्टडी सेंटर के अलग अलग लोगों के प्रयास से देश के राजनीतिकों को भी इस चीज़ की जानकारी दी गई। हम सबको पता है कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो लोग जो दलित की राजनीति करते हैं, ये सब लोगों का समर्थन था, लेकिन उन लोगों को भी ये जानकारी नहीं थी। लेकिन ये जानकारी का अभाव 1970 के बाद शुरू हुआ, क्योंकि 1964 में पार्लियामेंट के अंदर 370 को लेके एक बहुत बड़ी डिबेट हुई जी, जिसमें जम्मू के उस समय के जो 5 एमपीज थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मधु लिमे, हिरेन मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के सब लोग, कांग्रेस के भी कुछ एमपीज उसमें थे, लगभग 27 लोग हैं, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि ऐसे कानून, काले कानून को जम्मू कश्मीर से हटाना चाहिए। वो मेरे ख्याल से प्रकाश वीर शास्त्री हैं जी, उनका, वो बिजनौर से थे एमपी, उनका प्राइवेट मेंबर बिल था, उन्होंने लाया था। उस पर एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई और गुलजारी लाल नंदा, जो उस समय मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम मानते हैं कि ये 370 को हटना चाहिए, लेकिन इस पर किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। उस समय भी उन सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी जो फाउंडिंग लीडर्स थे, वो भी 370 के खिलाफ थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वही पार्टी के जो आज की डेट में रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस 370 हटाने के विरोध में खड़े हो गए। उनको भी जी। अरे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है लोगों की यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जो ह्यूमन राइट वायलेशन, उसकी परिभाषा ही अलग है। यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन सैनिक करते हैं, सुरक्षाकर्मी करते हैं, और जो असल में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही थी, वो सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो चुप्पी साधे रखते थे। जैसा मैंने आपको विनोद जी पहले ही बोला, जम्मू कश्मीर माने कश्मीर पहले ऐसा चलता था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की भी है। इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जम्मू विश्वविद्यालय में आज तक मीडिया का डिपार्टमेंट ही नहीं था। अभी वो थोड़े दिन पहले सिंडिकेट में वो अप्रूव हुआ। ये क्या आपको नहीं लगता कि डेलिब्रेटली था? जी। जितने भी ब्यूरो के ऑफिस हैं सारे कश्मीर के अंदर हैं। कश्मीर में एक एक आर्टिकल लिखने के 20-20, 25-25 हजार लोगों को मिलते हैं, जो एक रॉन्ग नैरेटिव चलाते हैं। बिल्कुल। और उसमें विवरण क्या दिया जाता है, फेसबुक के ऊपर हमने देखा ये फलाना व्यक्ति इस चीज का विरोध कर रहा था, फेसबुक का मेंशन दिया जाता है जी। तो होता क्या था कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कश्मीर के लोग करते थे,
और नेशनल मीडिया में भी अगर हम देखें जम्मू को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। वो लोग जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं है 10-10, 15-15 साल से कश्मीर में दिल्ली में बैठे हैं, वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। एकेडमिशियन का भी कसूर है, क्योंकि क्या हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है वाल्मीकि का, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर की बेटियों का, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था गोरखास का, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज का। हाँ, इसमें मैं एक आपको जानकारी दूंगा, मेरी जो वाइफ हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में असिस्टेंट प्रोफेसर है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। उनका पहला काम था एमफिल और पीएचडी, जो जेंडर डिस्क्वालिफिकेशन बिल जो आया था उस पर एमफिल था जी। और शिफ्टिंग इक्वेशन रिलीजन पॉलिटिक्स एंड जेंडर इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें उन्होंने बात की थी कि कैसे 35 और 370 के कारण जम्मू कश्मीर में महिलाओं का हनन हो रहा था। उसके बाद उस तरह का कोई रिसर्च नहीं होगा। हाँ, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं हूं तो मुझे याद है कुछ रिसर्च वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज के ऊपर भी हुई, लेकिन वो डिस्कोर्स हम मीडिया में उस तरह से खड़ा नहीं कर पाए। देश के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या यहाँ के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनका भी ध्यान इस ओर नहीं किया। उसके कारण ये थे कि इस तरह यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसका भी कहीं ना कहीं उसका भी रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं था, क्योंकि ये मुद्दों की जानकारी हाल ही में समाज में आई है। अजय जी, जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे कि खंड 1 को छोड़ करके बाकी सारा 370 निरस्त कर दिया जाता है, तब आप कहाँ पर थे और कैसा महसूस किया, अनुभव क्या है, शेयर करेंगे आप दर्शकों के साथ? जी, ऐसा है कि जैसे मैंने बोला मैं घर पे ही था और मुझे लगता है कि पूरा भारतवर्ष ही टीवी के आगे बैठा था कि 10 बजे आज क्या होने वाला है जी। जिस मैंने 1964 की डिबेट की बात की, अगर आपको याद होगा तो गृह मंत्री जी ने भी उस चीज़ का हवाला दिया था जी। उन्होंने भी उसमें कहा था, जिसकी मैंने बात की आपके सामने कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो सेक्शन 3 है पार्ट 2 का, उसकी भी बात उन्होंने की थी। लेकिन इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ सुनने को नहीं मिलती थी जी। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया और जब मुझे थोड़ी जानकारी थी, मुझे लगा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd 74th अमेंडमेंट लागू होगा जी। अब जम्मू कश्मीर के अंदर राइट टू एजुकेशन लागू होगा। अब जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है 1993 का वो लागू होगा। केंद्र के सारे कानून जो प्रोग्रेसिव लॉस थे जो जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होते थे, और उस दिन जो अमेंडमेंट हुआ और 272 और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है, और उसमें ये था कि 54 को निरस्त किया गया, और आज 370 में अमेंडमेंट के साथ सारे केंद्रीय जो कानून है जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। तो मुझे लगा कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ था या जम्मू कश्मीर के लोग 370 के खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ था। हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 3rd मेजॉरिटी पॉपुलेशन उनका होगा। उन लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। यूपी के अंदर 1% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है और 2 सीटें उन्होंने रिजर्व की हैं। यहाँ पे 11.9 लगभग 12% शेड्यूल ट्राइब थे। एक भी सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व नहीं थी, जिसमें जो मेजॉरिटी में जो समाज है, मैं बोलूँगा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो यहाँ पे कहते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, हम मुस्लिम्स के ऊपर राजनीति करते हैं। वो कैसे अपने ही मुस्लिम लोगों के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे गुज्जर बकरवाल समाज का जो व्यक्ति है उसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर तो मिले। जो पॉलिटिशियंस है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लेता है, जैसे बार बार वो महबूबा मुफ्ती भी कहती थी तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। हर एक व्यक्ति की उन 4-5 दिनों में इतनी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स आती थी, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, हर एक व्यक्ति ने डराने को या ऐसा भ्रमित करने की कोशिश की कि अगर 370 के साथ छेड़खानी की जाएगी तो तबाही हो जाएगी, रिश्ता नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर का भारत के साथ। ऐसा डर था आपको? जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं था जी, क्योंकि हमारा ये मानना है जम्मू कश्मीर अधिनियम के अंदर का, और मेरा पर्सनली भी ये मानना है, जम्मू कश्मीर पे जब भी हम चर्चा करें तो उसको लीगली हमको स्टडी करना चाहिए। स्टेटमेंट कोई दे, पत्र व्यवहार बड़े सारे नेहरू के समय भी हुए हैं, उससे कोई कुछ होता नहीं है। जब हम लीगली जम्मू कश्मीर को स्टडी करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को स्टडी करेंगे, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे, पार्ट 2 की सेक्शन 3 को स्टडी करेंगे, तो स्पष्टता आ जाती है जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो शायद हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी बाद में पढ़ा होगा अमित शाह जी क्या कह रहे हैं जी, फिर उनको भी पता चलेगा कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनली ये सारी चीज़ें होनी थी।
और पॉलिटिकल स्टेटमेंट से लोगों को गुमराह किया जाता था। हम लोग पढ़ते नहीं थे। जब ये चीज़ों की जानकारी लोगों को मिली, स्पष्टता क्लियर है। आज भी लोग, मेरी चर्चा होती है, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ चैनल के लोग मेरे से चर्चा कर रहे थे जी। जब उनको मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया तो उन्होंने बोला तो ये सारा चीज़ें जो लीगली हुई हैं, लेकिन उसमें एक कश्मीर से एक भाई बंधु थे, वो मुझे कह रहे थे कि ठीक है लीगली तो ठीक है, हम भी मानते हैं जो हुआ लीगली हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे पे पड़ रहा है, सोशल इम्पैक्ट हमारे यूथ के ऊपर पड़ रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो मैंने बोला इसके जिम्मेवार वही लोग हैं जो आपको कहते थे कि जम्मू कश्मीर से 35 से 370 हटेगा तो हम अलग हो जाएंगे। उसमें एनसी, पीडीपी, कांग्रेस के लोग कसूरवार हैं जिन्होंने 70 वर्षों तक आप लोगों को गुमराह किया जी, आपको जानकारी नहीं दी। लेकिन जब हम लीगली जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे तो हर चीज की क्लैरिटी थी, और जो उस दिन हुआ वो भी लीगली ही हुआ। लेकिन अजीत जी, ये बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकती थी और किसी को भी ऐसे राइट्स नहीं है। बार बार वो चर्चा में इस विषय को जरूर लाते हैं। देखिए ऐसा है कि उस दिन जो वहाँ पे हुआ, हम थोड़ा सा उसको जब अगर स्टडी करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कर सकती थी, और जिस तरह के ब्लंडर्स जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की आड़ में इन लोगों ने किए, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन उस दिन जो हुआ, कैसे यहाँ के जो गवर्नर है वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति जी को, और जम्मू कश्मीर से जो 370 है उसको हटाना चाहिए, और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, नहीं, राज्यसभा उस समय जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल प्ले कर रही थी जी। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको चेंज किया गया, उसका नॉमेनक्लेचर जो है वो चेंज किया गया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर चेंज करके ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी रेड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो राज्यसभा उसका रोल प्ले कर रही है, तो राज्यसभा ने पूरे लीगल तरीके से उसको हटाया है, और इसीलिए वो पहले राज्यसभा में गया था। आपको खुशी हुई? क्योंकि आपने मेहनत की, 10 साल एक बड़ा पीरियड होता है, और ना जाने किस किस राज्य में जाकर के आपने उन लोगों की व्यथा सुनाई, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ उनके कैसे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वाल्मीकि समाज के साथ कैसे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपको तो खुशी हुई होगी। जी बिल्कुल, मुझे खुशी उन समाज के लोगों के साथ जो जम्मू कश्मीर में पीड़ित थी, और जम्मू कश्मीर के खासकर लोग, जैसे मैंने बताया आपको, राइट टू एजुकेशन जैसे कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं थे। महाराजा हरि सिंह के समय फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उन्होंने लागू किया था जी। और किस तरह ये जो सारे लॉस, प्रोग्रेसिव लॉस आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होंगे, और इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो वातावरण है वो चेंज होगा, जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर में विनोद जी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अगर हम देखें रिसोर्सेज हमारे पास हैं, राइट, ठीक है, लेकिन उसको कभी हमने यूज किया क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर से कोई बच्चा जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ाई करने के लिए आता है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में? ना। क्या कोई इलाज कराने के लिए आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर आया? नहीं आया। हमको छोटे से इलाज के लिए, लेकिन ऐसा क्यों डराया जाता है कि अब जब नौकरियां खुलेंगी तो वो बड़े बड़े लोग आ जाएंगे यहाँ पे भर्ती होने पुलिस पे? देखिए ऐसा है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, सिक्योरिटी के लिहाज से ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, सेना के लोग हैं जी। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ कोट करूँगा, जैसे अभी ग्रांट ऑफ डोमिसाइल रूल्स 2020 आया, जिसमें बताया गया कौन कौन लोग जम्मू कश्मीर में एलिजिबल हैं डोमिसाइल लेने के जी। जिसमें जिन सेक्शन की हमने बात की वो सब लोग उसके लिए एलिजिबल हैं जी। और आज भारत का प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो डोमिसाइल ले सकता है। मैं इसके पक्ष में हूँ जी। मेरी श्रीमती जी धर्मशाला में नौकरी कर सकती हैं, मैं दिल्ली के किसी भी, भारत के किसी भी कोने में जाके नौकरी कर सकता हूं, जमीन ले सकता हूं, रह सकता हूं। मेरे टीचर्स जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुझे पढ़ाते हैं 30 साल 40 साल ये लोग अपनी सर्विस का यहां देंगे, और फिर हम उनको बोलेंगे आपका जम्मू कश्मीर के साथ कोई नाता नहीं है। इतने स्वार्थी क्या हम लोग थे जी। और ये भी किसकी आड़ में होता था? 370 और 35A की आड़ में। लेकिन अब खुशी है कि जम्मू कश्मीर में जो सेंस ऑफ सेपरेटनेस थी ना वो खत्म हुई, उसको जो तोड़ा गया है जी। ये जो लोगों को गुमराह किया जाता और बताया जाता हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, सोशल मीडिया में चलता था जम्मू कश्मीर में 370 जाने से दोहरी नागरिकता खत्म, ये बड़ा चलता था, बड़ा प्रचलित था। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कोई अलग से नागरिकता थी? नहीं।
जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक ही सिटीजनशिप है। जम्मू कश्मीर में दो तरह के लोग थे, वो भारत के सिटीजन जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था जी, दूसरे भारत के सिटीजन जिनके पास जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट नहीं था। इसमें एक चीज और बोलूं, क्या किसी ने भी बात नहीं की उइगर मुस्लिम जो कश्मीर में आए 1952 में शेख अब्दुल्ला के समय, क्या उनको आपने यहाँ राइट्स नहीं दिए? जी, 1959 में जो तिब्बतन मुस्लिम साहिब बख्शी गुलाम मोहम्मद के समय, उनको भी आपने राइट्स दिए, श्रीनगर में बसाया। तो क्या कारण था वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज के लोग और वाल्मीकि समाज के लोग और हमारी बेटियां जो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी उनके सारे राइट्स चले जाते थे, जबकि हवाला दिया जाता था? ये कानून तो महाराजा हरि सिंह जी ने लाया था। क्या महाराजा हरि सिंह जी के कानून में जब हम उसको पूरा पढ़ें तो क्लास 3 क्लास 4 की बात कोई करता था जिसमें नहीं, उन्होंने नहीं। इजाजतनामा रियायतनामा की बात की थी? जी। कोई अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इकोनॉमिकली बेनिफिट देना चाहता है जम्मू कश्मीर को, उसका वेलकम करते थे महाराजा हरि सिंह। बिल्कुल, उन्होंने उसमें- कभी जेंडर डिस्पैरिटी की, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की। जी, गलत चीज के लिए आप महाराजा हरि सिंह को दोषी ठहराओगे, लेकिन आप कभी महाराजा हरि सिंह का जो मैं बोलूंगा कि उनकी जो लीडरशिप है उसकी आप बात नहीं करते। जी, जी, वो महाराजा हरि सिंह जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जाके कहते हैं वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जी। उसकी चर्चा आप लोग नहीं करते। जो प्रोग्रेसिव लॉज आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं लगे, महाराजा जी ने अपने रजीम में लगा दिए। जी। अजय जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।